स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। आज हम सोशल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने सोशल साइकोलॉजी के साथ हम शुरू किया है अपना सीरीज़। तो सोशल साइकोलॉजी की हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। फिर सोशल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बहुत बड़ा सोशल कॉग्निशन का एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने सोशल रिप्रेजेंटेटिवनेस के बारे में एंड ऑल दैट। आज हम सोशल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर नज़र डालते हैं। वी नो दैट साइकोलॉजी जो है, हमें पता है साइकोलॉजी को अब कैसे डिफ़ाइन करते हैं। साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। सिर्फ यहीं तक फीलिंग इंक्लूडिंग कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं। जो फील्ड है सोशल साइकोलॉजी का, वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की तरफ नज़र डालता है, बट इंक्लूड्स एज वेल द सोशल वर्ल्ड इन विच वी एग्जिस्ट। और वो सोशल वर्ल्ड को भी इंक्लूड करता है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एज वी आर सराउंडेड बाई अदर टू whom वी आर कनेक्टेड एंड बाई whom वी आर इन्फ्लुएंस्ड इन सो मैनी वेज। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम घिरे हुए हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं और उनसे हम प्रभावित भी रहते हैं अलग अलग वेज़ में। तो साइंटिफिक स्टडी है क्या? सोशल जो साइकोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी है हाउ अ पर्सन बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक पर्सन का बिहेवियर, उसकी थॉट्स, उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं और वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है बाय द सोशल ग्रुप्स, जिस सोशल ग्रुप में वो रह रहा है। ईच ऑफ अस लिव्स इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद अदर पीपल। हम लोग तो ऐसे ही वर्ल्ड में रह रहे हैं जो लोग जिसमें और भी लोग रह रहे हैं। एक बच्चा जो पैदा होता है इस दुनिया में, ठीक है, विद अडल्ट्स हु हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्फेंट एक्शंस। और बड़ों का हमेशा बच्चों के एक्शन पे असर रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, उसकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट रहेगा, उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, यार ये तो अपने पिता की तरह है, या ये अपनी माता की तरह अच्छा है, या अपने फादर की तरह बड़ा बोल्ड है, ठीक है। तो उसकी इन्फेंट की एक्शंस पे, उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी ग्रोथ पे, उसके जो आसपास एडल्ट्स हैं, जो भी लोग हैं उसके आसपास, उस पर उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो एडल्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विद अदर्स ऑन अ डेली बेसिस। एडल्ट्स जो हैं उनको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना ही चाहिए डेली बेसिस पे। और जो ये इंटरेक्शंस हैं वो एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल टू डायरेक्टली प्रोवाइड्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इन अ प्रोसेस कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंस। तो ठीक है, ये जो इंटरेक्शंस हैं ये क्या प्रोवाइड करती हैं? दूसरे लोगों की प्रेजेंस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसको? बिहेवियर को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, जो भी हर इंडिविजुअल के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को एक प्रोसेस में, जिसे हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। बहुत सारी फॉर्म्स हैं सोशल इन्फ्लुएंस की। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम जस्ट में बात करें कि जो लोग हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे थॉट, बिहेवियर और फीलिंग्स को जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते ही हैं, इन्फ्लुएंस करते ही हैं। कि सोशल इंटरेक्शंस जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर पर, उनकी फीलिंग्स पे, उनके थॉट्स पर जो है इन्फ्लुएंस डालती हैं, और इसी प्रोसेस को हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। बहुत सारी ऐसी सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं, यहाँ सोशल इन्फ्लुएंसेस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो पीपल कैन इन्फ्लुएंस अदर्स टू फॉलो अलॉन्ग विद देयर ओन एक्शंस और थॉट्स। लोग जो हैं वो दूसरों को प्रभावित करते हैं विद देयर ओन एक्शंस या थॉट्स, या फिर टू अग्री टू डू थिंग्स इवन व्हेन द पर्सन माइट प्रेफर टू डू अदरवाइज। मतलब कि इन्फ्लुएंस करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि किसी को फॉलो करें, ठीक है, कोई कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे सोच रहा है, उसको फॉलो करना। लाइक हो सकता है कि कोई ऊपर की तरफ देख रहा है तो आप भी आपको क्यूरोसिटी हो जाएगी कि ये क्या देख रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर देखेंगे। ये हो गया किसी दूसरे की एक्शन को फॉलो करना। टू अग्री टू डू थिंग्स इवन व्हेन द पर्सन माइट प्रेफर टू अदरवाइज अदरवाइज। उन चीज़ों को करना जिनके साथ आप अग्री तो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं लेकिन आप कुछ और करना चाह रहे हो उससे हट के, लेकिन आप नहीं करते हो, वही करते हो जो दूसरे पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। और ओबीडियंट होना अथॉरिटीज़ को, कोई आपके ऊपर अथॉरिटीज़ हैं, उसके ऑर्डर्स जो हैं वो आपको ओबे करने होते हैं, ठीक है। द मेयर प्रेजेंस ऑफ अदर्स, सिर्फ दूसरों की प्रेजेंस, वेदर रियल और मियरली इम्प्लाइड, चाहे वो रियल हो या फिर इम्प्लाइड हो, इन्फ्लुएंस करती है लोगों की परफॉर्मेंस को, उनके टास्क को, सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली, दोनों तरीके से। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे हैव लर्न अबाउट 3 मेजर फॉर्म्स।
उनको 3 मेजर फॉर्म्स जो हैं सोशल इन्फ्लुएंस की, उन्होंने 3 मेजर फॉर्म्स के बारे में जो है पढ़ा, ठीक है, हमें बताया। जो फर्स्ट है वो कन्फर्मिटी है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एफर्ट्स टू चेंज अदर्स बिहेवियर थ्रू नॉर्म्स अबाउट हाउ टू बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन, कि दूसरों के बिहेवियर में कैसे चेंज आएगी बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स, वो जो रूल्स हैं कि दूसरों को कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए उनको लेके। जैसे कि अगर हम एक सोशल गैदरिंग में हैं तो वहाँ पे हमें जो है उसी हिसाब से जो है करना पड़ेगा बिहेव, ठीक है, ना कि जैसा कि हम चाहेंगे। दीज नॉर्म्स कैन बी फॉर्मल, ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। आज इन स्पीड लिमिट्स, रूल फॉर प्लेइंग गेम्स, और इनफॉर्मल जैसे कि स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, गेम खेलने के लिए कैसे रूल होने चाहिए, ठीक है। या फिर इनफॉर्मल होते हैं जैसे इन जनरल, डोंट स्टेयर एट पीपल ऑन एन एलिवेटर, जब कोई एलिवेटर पे चढ़ रहा है तब उनको स्टेयर नहीं करना है, उनकी तरफ आपने घूर के नहीं देखना है, ठीक है। ये जनरल रूल्स हैं, इनफॉर्मल रूल्स हैं, ठीक है। और फॉर्मल रूल्स भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं कन्फर्मिटी में, ठीक है। तो सेकंड काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्या रहेगा कि इसमें एफर्ट्स हैं दूसरों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है इसमें, जैसे कि जिसे आप कंप्लायंस कहते हो, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं फॉर गेटिंग द टारगेट पीपल टू से येस, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन लोगों से आप काम करवाना चाहते हो, येस करवाना चाहते हो, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। वी एग्जामिन सेवरल ऑफ दीज। हम सियाल्दिनी ने कहा, ये किसने कहा था, स्प्राउ ने, सियाल्दी ने, और उसके साथ कुछ और थे, क्राइमर 2006 में इन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो बहुत दूसरी फॉर्म भी है एक और सोशल इन्फ्लुएंस की, जिसमें आप डायरेक्ट ऑर्डर्स एंड कमांड्स को ओबे करते हो, ठीक है। ये आप लोग फॉर्मल कंडीशंस में ही ज़्यादातर देखोगे, लाइक कोई ऑफिस में है तो आप अपने बॉस के ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हो, स्कूल में टीचर्स प्रिंसिपल के ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं, या बच्चे टीचर्स को ओबे कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ओबीडियंस में आता है। जैसे आर्मी में जो है, आर्मी मैन जो है अपने ऑफिसर्स को ओबे कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ओबीडियंस। तो आज हम बहुत ही, अगर हम ये तीनों इन्फ्लुएंस को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, आज हम सिर्फ कन्फर्मिटी की बात करेंगे। हैव यू एवर नोटिस समवन लुकिंग अप एट समथिंग, क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान जो है ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसके ऊपर देखने की जो बात है कि आप उससे कभी आप प्रभावित हुए कि आप उसको देख के ऊपर देखने लगे कि क्या देख रहा है एक्चुअली में, ठीक है। दिस कॉमन प्रैक्टिकल जोक ऑलवेज वर्क, ये हमेशा वर्क। अगर आपने कभी नहीं किया है आप इसको करके देखिएगा, हो सकता है कि आपको कोई ऊपर देख के वो भी ऊपर देखे कि ये क्या देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिकल जोक है जो हमेशा काम करेगा, इवन व्हेन लोगों को लगेगा कि एक जोक है फिर भी लोग ऐसा करेंगे। इट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ कन्फर्मिटी। इससे क्लियरली हमें पता चलता है कि कन्फर्मिटी की क्या पावर है, कि अपना बिहेवियर जो है, किसी का बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज किया जा सकता है दूसरों की एक्शंस को मैच करके, ठीक है। तो 1936 में सोशल साइकोलॉजिस्ट थे मुजफ्फर शरीफ, उन्होंने कंडक्ट की एक स्टडी जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक डार्क इन रूम में ले लिया, अंधेरे वाले कमरे में ले गया, और उनको एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट की तरफ उनको एक्सपोज किया। तो उस कंडीशन में वो जो पॉइंट ऑफ लाइट था उसको मूव कराया गया, ठीक है, मूव कराया गया कि रूम में सॉरी, तो मूव कराया गया जो पार्टिकल्स थे, टाइनी इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द आई, किधर आई की मूवमेंट के साथ, ठीक है। बट पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताया गया इसके इफेक्ट के बारे में, और रिपोर्ट किया गया जो लाइट है वो कहीं भी जा सकती है, छोटे से इंचेस से सेवरल फीट तक, ठीक है। तो जो कन्फेडरेट क्या होते हैं, हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, लाइक एक्सपेरिमेंटल मेथड को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कि वो कन्फेडरेट वो बंदा होता है जिसको कि एक्सपेरिमेंटर ने चूज़ किया होता है डेलिब्रेटली सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एक कन्फेडरेट जो है वो ऑल्सो एस्टिमेट्स द ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स बिगिन टू मेक estimate of motion that were more and more similar to those of other confederate of the confederate। ये शेरिफ ने कहा था 1936 में, ठीक है। क्योंकि वही प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उन्होंने ही हमें ये बताया कि कन्फेडरेट ने क्या किया, उसने जो किया, ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स थे वो भी, उन्होंने भी उसी के मोशन को जो है कॉपी किया, ठीक है, उसी की तरह किया। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कन्फर्मिटी के बारे में, हैज़ बिन क्रिटिसाइज, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि जो जजमेंट थी वो एम्बिगुअस थी। लाइट जो थी दैट वाज नॉट रियली मूविंग, वो सही में मूव नहीं कर रही थी, इसलिए कि एस्टिमेट बताना कि साउंड ये अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो
इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है क्रिटिसाइज़ हो गया, ठीक है, इसको इतनी वैल्यू नहीं दी गई। फिर उसके बाद ऐश क्लासिक स्टडी आ गई कंफर्मिटी पे। ऐश का एक्सपेरिमेंट सबको पता है और ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। सोलोमन ऐश थे 1951 में, इन्होंने क्लासिक स्टडीज़ की कंफर्मिटी पे, और इसमें 7 पार्टिसिपेंट्स एक ही रूम में रखे गए और उनको बताया गया कि एक्सपेरिमेंट होने वाला है और विजुअल जजमेंट उनको देना है। तो उनको एक वाइट कार्ड दिया गया जिसके ऊपर एक लाइन थी, और एक और कार्ड दिया गया जिसके ऊपर 3 लाइन्स थी, ठीक है, अलग अलग लेंथ्स की। तो काम क्या था, उनको करना क्या था, उनको वो जो सेकंड कार्ड पे लाइन थी उसको फर्स्ट वाले कार्ड के साथ मैच करना था कि एग्जैक्टली जो फर्स्ट वाले कार्ड पे लाइन है वो सेकंड कार्ड की कौन सी लाइन के साथ मैच करती है। नीचे हम फिगर में देखते हैं इसको। तो ऐश की जो क्लासिक स्टडी थी वो कुछ ऐसी थी, ठीक है, फिगर में देखना ये लाइन है और साथ में आप 3 कंपैरिजन लाइंस भी देख रहे हैं। स्टैंडर्ड लाइन थी और इसके साथ साफ साफ दिख रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, रियलिटी में जो रियल पार्टिसिपेंट्स थे उनमें एक कन्फेडरेट भी था। उसने क्या किया, जानबूझ के गलत आंसर दिया, ठीक है, उसने सही आंसर नहीं दिया। तो उसके उस गलत आंसर को बाकी 7 लोगों ने कॉपी किया, मतलब कि उन्होंने भी गलत आंसर दिया। तो यहाँ से कन्फर्मिटी का जो पावर है वो पता लगता है। कन्फर्मिटी जो है विद न्यू कन्फेडरेट अंटिल देयर वाज जस्ट वन कन्फेडरेट हु गेव द करेक्ट आंसर। जैसे जो कन्फर्मिटी बढ़ती गई, जैसे जैसे कोई एक ने गलत दिया, फिर दूसरे ने गलत दिया, फिर तीसरे ने गलत दिया, तो जो बाकी थे उनको लगा कि यार ये सही है, हम लोगों को शायद कोई कन्फ्यूजन हुआ है, तो उन्होंने भी गलत आंसर प्रोवाइड किया। यहाँ से पता चलता है कि कन्फर्मिटी का क्या पावर है। तो लेटर एक्सपेरिमेंट ने ऐश ने क्या किया कि कन्फर्मिटी जो है वो ग्रेटली डिक्रीज होती है जब एक कन्फेडरेट हो जो करेक्ट आंसर देगा। अपेरेंटली इफ पार्टिसिपेंट्स न्यू दैट देयर वाज एट लीस्ट वन अदर पर्सन हु आंसर अग्रीड विद देयर ओन, द एविडेंस ऑफ देयर ओन आइज वॉन आउट ओवर दी प्रेशर टू कन्फर्म टू द ग्रुप। तो उनको क्या लगता है कि यार हमें तो ग्रुप के साथ कंफर्म करना है, अगर 7 लोग ये बोल रहे हैं तो मैं अकेला अगर ये बोल रहा हूँ तो मेरा आंसर जो है वो गलत होगा। तो जो सही आंसर देने वाला है वो भी आंसर जो है उस प्रेशर में जो है, ग्रुप प्रेशर में जो गलत देगा, ठीक है। तो ये कन्फर्मिटी है। व्हाट अबाउट जेंडर, आर मेन और वेमेन मोर कन्फर्मिंग, कि अगर हम जेंडर की बात करें, क्या मेन ज़्यादा कन्फर्मिंग है या वेमेन ज़्यादा कन्फर्मिंग है। रिसर्च बताती है कि जेंडर डिफरेंस तो नॉन एग्जिस्टेंट है, अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिसमें कि किसी का बिहेवियर प्राइवेट ना हो, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू गिव रिस्पॉन्सेज इन प्राइवेट। कन्फर्मिटी इज़ नो ग्रेटर फॉर वेमेन देन फॉर मैन, मतलब दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो वेमेन टेंड टू शो मोर कन्फर्मिटी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप पब्लिक रिस्पॉन्स आप लोगे तो उसमें वेमेन जो है वो ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू मैन। ये एक ने कहा था 1987 में, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। 2007 में उन्होंने इसको रिपीट किया, एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। ये जो इफेक्ट है ये कैसे, बिकॉज ऑफ द सोशलाइजेशन, कि वेमेन जो रिसीव करती हैं इन बीइंग एग्रीएबल एंड सपोर्टिव, वेमेन जो है एग्रीएबल होती हैं, सपोर्टिव होती हैं। अब द डिफरेंस इन कंफर्मिटी इज़ क्वाइट स्मॉल, लेकिन कंफर्मिटी जो डिफरेंस रहेगा कंफर्मिटी का बहुत कम रहेगा, ठीक है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि क्या ज़रूरत है कंफर्म करने की, वाई डू पीपल फील द नीड टू कंफर्म, क्यों। एक काम फैक्टर जो इसमें वर्क करता है दैट इज़ नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको, कि नीड टू एक्ट इन द वेज दैट वी फील विल लेट अस टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स। ऐसा नीड हमारा कि हमें लगता है कि हमें दूसरे जो हैं वो पसंद भी करें और हमें एक्सेप्ट भी करें, इसीलिए हम लोग कंफर्म करते हैं। इसको नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। वी यूज़ द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल, हम लोग बिहेवियर और एटीट्यूड दूसरे लोगों का यूज़ करते हैं एज आर मेजरिंग स्टिक, अपने आप को मेजर करने के लिए, व्हाट इज़ नॉर्मल, ठीक है। व्हेन वी देन जज हाउ वी आर डूइंग अगेंस्ट द नॉर्म, फिर हम जज करते हैं कि हम नॉर्म के अगेंस्ट कैसे काम करें। हैव यू एवर लॉफ्ड एट अ जोक यू रियली डिडंट गेट बिकॉज एवरीवन एल्स वाज लॉफिंग। ऐसा मेरे ख्याल में तो सब ने किया होगा। कभी आपने ऐसे किसी जोक पे हंसे हो जिसको जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है, लेकिन बाकी सब हंस रहे हैं इसलिए आप भी हंस रहे हो। तो ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर हम लोग अब बात करेंगे ग्रुप थिंक, हैज़र्ड्स ऑफ ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक के हैज़र्ड्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। शॉर्टली आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, सबको पता है इसके बारे में कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में, उसमें जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने डिसीज़न किया कि वो इराक़ को इन्वेड करेंगे और सद्दाम हुसैन को जो है ढूंढेंगे और
उसको रोकेंगे कि ही कुड यूज़ हिज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए वो यूज़ कर रहा है, उसको वो स्टॉप करेंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसके एडवाइज़र्स थे, उनको ऐसा लगता था कि वो इराक़ में छिपा हुआ है। ये जो डिसीज़न था इन्वेड करने का कंट्री को हैज़ नॉट कमिटेड नहीं था। एक ओपन एक्ट वॉर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज मेड एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट बिल्डिंग एनी ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट फ्रॉम एलाइज। किसी से नहीं पूछा गया, ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था। Although there were advisors who thought the action to be a mistake, no one was willing to stand up to the rest of the group and challenge the group decision and assumption. बहुत सारे जो उस ग्रुप में उस मीटिंग में उस डिसीज़न के दौरान बैठे हुए थे, लोगों को लगा था कि एक्शन जो है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने खड़े होके इसको चैलेंज करने का कष्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि बाकी किसी ने नहीं किया है। तो many now see this decision a costly decision in terms of loss of lives। देखो, इस डिसीज़न को लोग लाइव्स का नुकसान हुआ, कैजुअलिटीज़ हुई, बड़े सारे मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स हुए इसकी वजह से, डिप्लोमेटिक स्टेटस टार्निश हुए यूनाइटेड स्टेट्स के इन द आइज़ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप थिंक, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रुप थिंक का कि ग्रुप थिंक के क्या नुकसान हैं। Groupthink occurs when people within a group feel it is more important to maintain the group's cohesiveness than to consider the facts realistically। कि ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ना कि फैक्ट्स। रियल में पोजीशन क्या है उसको नहीं, कि ग्रुप उस क्या सोच रहा है उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें टाइटैनिक डूबा था जब 1912 में, तो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था जो डिज़ाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए शिप को। उनको पता था कि इसमें कुछ अनसिंकेबल नहीं है, डिडंट इवन बॉदर टू इंक्लूड इनफ लाइफ बोट्स। उन्होंने उसमें कोई लाइफ बोट्स नहीं डाली थी, इतनी लाइन ही डाली थी पैसेंजर्स के लिए। और जो द चैलेंजर डिज़ास्टर ऑफ 1986 इन विच अ पार्ट ऑन द शटल वॉज नोन वॉज बाई अ फ्यू टू बी अनएक्सेप्टेबल बट नो वन स्पोक। ठीक है, एक शटल का पार्ट जो था वो अनएक्सेप्टेबल था, फिर भी किसी ने नहीं बोला, उसके लॉन्च से नहीं रोका गया। ठीक है, तो डिज़ास्टर था बे ऑफ पिग्स ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग नेडीज़ एडमिनिस्ट्रेशन। नेडी थे उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। ठीक है, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो इनके बारे में। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे इरविंग जानिस, 1972-82 में उन्होंने वॉज ओरिजिनली गिव द फिनोमिनन, उन्होंने इस फिनोमिनन को दिया। बहुत सारे सिम्टम्स उन्होंने ग्रुप थिंक के निकाले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप मेम्बर्स हैं मे कम टू फील दैट ग्रुप कैन डू नो रॉन्ग, अगर उनको लगता है कि ग्रुप रॉन्ग नहीं करेगा, इज़ नॉर्मली करेक्ट एंड विल ऑलवेज सक्सीड क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग अनेबल टू बी अटैक्ड और हार्म्ड। ग्रुप मेंबर्स जो थे उनको भी लगा कि स्टीरियोटाइप व्यूज़ हैं जो डिसएग्री करते हैं with the group opinions, causing members to think that those who oppose the group have no worthwhile opinions। कि ऐसा लगता है कि जो ग्रुप ने एक बार डिसीजन लिया है, जो ग्रुप का ओपिनियन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, बाकियों का ओपिनियन कोई मैटर नहीं रखता है, इतना वर्थवाइल नहीं है। तो ये जो प्रेशर रहता है इंडिविजुअल मेंबर्स पे कंफर्म करने का ग्रुप ओपिनियन को, जो लोग डिसएग्री करते हैं उनको बोलने से रोकता है। इवन सेंसर देमसेल्फ सो दैट ग्रुप माइंडसेट विल नॉट बी डिस्टर्ब इन अ डोंट रॉक द बोट मेंटालिटी। ठीक है, ये वाली मेंटालिटी जो है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं कि ग्रुप स्ट्रॉन्ग है और वो इंडिविजुअली अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप को कंफर्म करते हैं। सेल्फ अपॉइंटेड माइंड गार्ड्स वर्क टू प्रोटेक्ट द लीडर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम कंट्ररी व्यू पॉइंट्स। ठीक है, जो कंट्ररी क्यों होता है। ठीक है, तो हमने बात की कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं अगर उनके स्टीरियोटाइप व्यूज़ हैं तो वो ग्रुप के ओपिनियन के साथ अगर डिसएग्री भी हैं तो भी वो उनको अपोज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अपोज़ करने से उनकी अपनी वर्थ जो है वो कम हो जाएगी। तो इंडिविजुअल मेंबर्स पे एक प्रेशर रहता है ग्रुप के ओपिनियन को कंफर्म करने का। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर सारा पढ़ा कि साइकोलॉजिस्ट थे इरविंग जानिस, उन्होंने कैसे बताया कि सिम्टम्स क्या रहते हैं। जैसे ग्रुप मेंबर्स जो है उनको लगता है कि ग्रुप जो है कैन डू नो रॉन्ग, मॉरली करेक्ट होते हैं और ऑलवेज सक्सीड करते हैं क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगी। ठीक है, तो फिर कहता है कि माइंडसेट जो है वो विल नॉट बी डिस्टर्ब, डोंट रॉक द बोट मेंटालिटी। जो सेल्फ अपॉइंटेड माइंड गार्ड्स हैं वर्क टू प्रोटेक्ट द लीडर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स, लीडर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश होती है। ठीक है, तो इस टेबल में आप ज़रा देखें। ठीक,
एक तरफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरी तरफ उन करेक्टरिस्टिक्स की डिस्क्रिप्शन। लाइक इनवल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो मेंबर्स हैं वो फील करते हैं कि वो फेल नहीं हो सकते, एक ग्रुप के मेंबर, एक ग्रुप थिंक की करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। फिर रैशनलाइजेशन समझते हैं लॉजिक। मेंबर्स एक्सप्लेन अवे वार्निंग साइंस एंड हेल्प ईच अदर रैशनलाइज देयर डिसीजन। मेंबर्स क्या करते हैं, वो हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और ग्रुप को एक लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है। लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मेंबर्स जो हैं डू नॉट एग्जामिन द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर डिसीजन। ठीक है, वो उन एथिक्स के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि वो इमोरल चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रुप जो है वो कभी भी कुछ रॉन्ग नहीं करता है, उनके जो डिसीजंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं, वो करेक्ट रहते हैं। फिर स्टीरियोटाइपिंग अगला करेक्टरिस्टिक्स है। जो मेंबर्स हैं स्टीरियोटाइप देयर एनिमीज़, वो क्या कहते हैं कि जो उनके एनिमीज़ हैं वो वीक हैं, स्टूपिड हैं और अनरीजनेबल हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग होता है। प्रेशर रहता है, मेंबर जो है वो प्रेशर ईच अदर नॉट टू क्वेश्चन द प्रिवेलिंग ओपिनियन। जो भी ओपिनियन रखा गया है उसको क्वेश्चन नहीं करना, इस चीज़ का एक प्रेशर रहता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कशन में देखा। फिर लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट, मेंबर्स जो हैं डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियंस दैट डिफर फ्रॉम द ग्रुप कंसेंसस। जो ग्रुप ने एक कंसेंसस दे दिया है, कोई इंडिविजुअल मेंबर जो है उस ओपिनियन से हटकर अपनी राय नहीं देगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा। फिर सेल्फ डिसेप्शन की बात होती है। मेंबर्स शेयर इन द इल्यूजन दैट दे ऑल एग्री विद द डिसीजन। अगर वो एग्री नहीं भी हैं, वो फिर भी बोलते हैं कि वो इस डिसीजन से एग्री करते हैं, तो ये डिसेप्शन है, सेल्फ डिसेप्शन है। ठीक है, अपने आप को धोखा देना, एक इल्यूजन में रहना, एक भ्रम में रहना। ठीक है। फिर बात होती है इंसुलैरिटी की। मेंबर्स प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम हियरिंग डिस्ट्रप्टिव बट पोटेंशियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु आर आउटसाइड द ग्रुप। जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, उन मेंबर्स से नहीं आनी चाहिए जो ग्रुप के बाहर हैं। ठीक है, तो ये जानिस के सोर्सेज से ये टेबल लिया गया 1972-1982 में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कैन बी डन टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुप थिंक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रुप थिंक की पॉसिबिलिटी को जो है मिनिमाइज़ कर सकती हैं। ठीक है, एक इसने बोला था, हार्ट ने, मैकाले ने, मोरहेड और कुछ और थे 1998 में। फॉर एग्जांपल, अगर लीडर शुड रिमेन इम्पार्शियल, अगर वो इम्पार्शियल रहेंगे तो सारा जो ग्रुप है सीक द ओपिनियन ऑफ पीपल आउटसाइड द ग्रुप, तो वो क्या करेंगे, उन लोगों की राय भी लेंगे जो ग्रुप के बाहर हैं। एनी वोटिंग शुड बी डन बाई सीक्रेट बैलेट्स। कोई भी वोटिंग अगर होनी है तो वो कैसे होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेट से, रादर देन बाई ए शो ऑफ हैंड्स की जगह वो सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग हो जाए। इट शुड बी मेड क्लियर द ग्रुप मेंबर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस मेड बाय द ग्रुप। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, उनकी जिम्मेवारी रहेगी। फिर ग्रुप बिहेवियर की बात हो रही है कि जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल विद इन अ ग्रुप। जैसे कि ऐश के हमने क्लासिक स्टडी वाले एक्सपेरिमेंट में देखा, और एंड डिस्कशन ऑफ द ग्रुप थिंक में हमने जैसे कि इलस्ट्रेट किया। ठीक है, लेकिन जो कन्फर्मिटी है और ग्रुप थिंक है, दे आर ओनली टू वेज इन विच अ ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। दो ही ऐसे तरीके हैं जिसमें जो ग्रुप है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप पोलराइजेशन की। ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन की बात करेंगे। कहता है कि वंस कॉल्ड द रिस्की शिफ्ट, एक कभी हम इसको रिस्की शिफ्ट कहते थे इस फिनोमिनन को। तो ग्रुप पोलराइजेशन जो है वो ऐसी टेंडेंसी है, ग्रुप पोलराइजेशन को कभी रिस्की शिफ्ट भी कहा जाता था। एक ऐसी टेंडेंसी है मेंबर्स की जो ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं to take somewhat more extreme positions and suggest riskier actions when compared to individuals who have not participated in a group discussion। वो क्या करते हैं, ऐसी एक्सट्रीम पोजीशंस पे चले जाएंगे और कुछ ऐसी एक्शंस लेने के लिए कहेंगे, सजेस्ट करेंगे जो बहुत ही रिस्की हैं, रिस्कियर। ठीक है, रिस्की मतलब रिस्की से थोड़ा ज़्यादा, उन इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक गुड एग्जांपल जो रहेगा ग्रुप पोलराइजेशन का, कैन अकर कब होगा, जब जूरी ट्राई टू डिसाइड ऑन पनिटिव डैमेजेस ड्यूरिंग ए सिविल ट्रायल। कोई सिविल ट्रायल चल रहा है, उसमें जजेस को अपना डिसीजन देना है। ठीक है, स्टडीज़ ने क्या देखा, स्टडीज़ में ऐसा पाया गया कि अगर इंडिविजुअली उनको बोला जाए अपना डिसीज़न देने के लिए, तो वो कम सज़ा वाली कम सज़ा जिसमें कम डैमेज हो, कम सज़ा हो,
वो ऐसी अपनी डिसीज़न सुनाएंगे, ठीक है। तो जो जज इंडिविजुअली पनिशमेंट सुनाएगा उसका जो पनिशमेंट डैमेज लेवल होगा वो कम होगा, ठीक है। और अगर ग्रुप सुना रहा है तो वही प्यूनिटिव डैमेज जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो ग्रुप पोलराइजेशन है दैट इज़ ड्यू टू द नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस एंड इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, दोनों की वजह से होगी। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से भी होगी, इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से भी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल लोफिंग की। जो सोशल इन्फ्लुएंस है कैन अफेक्ट द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंडिविजुअल टास्क परफॉर्मेंस विद इन अ ग्रुप, इज़न्ट इट। बहुत क्लियर सी बात है कि सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो फेलियर और सक्सेस दोनों को अफेक्ट करेगा, एक इंडिविजुअल की सक्सेस और फेलियर को, जब वो एक ग्रुप में अपना टास्क परफॉर्मेंस दे रहा है। द परसीव डिफिकल्टी ऑफ द टास्क सीम्स टू डिटर्मिन द पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एज वेल, ठीक है। आप किसी टास्क को कर रहे हैं तो उसकी जो परसीव डिफिकल्टी होगी वो दूसरों की प्रेजेंस से जो है वो पर्टिकुलर उसका इफेक्ट लगेगा। और फिर टास्क इज़ परसीव्ड एज ईजी, अगर एक टास्क जो है वो ईजी परसीव किया तो दूसरों की प्रेजेंस जो है पीपल सीम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, दूसरों की प्रेजेंस की वजह से लोग जो है उस परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट है तो प्रेजेंस ऑफ अदर एक्चुअली हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन, दूसरों की प्रेजेंस का नेगेटिव इफेक्ट रहेगा परफॉर्मेंस पे, ठीक है। जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है दूसरों पे परफॉर्मेंस का उसको सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं, जबकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस को सोशल एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था? आइलो एंड डॉहित, माइकल्स और एंड अदर्स, और जेजोंग ने कहा था 1965 में। कहते हैं कि दोनों में सोशल फैसिलिटेशन और सोशल एम्पावरमेंट में जो प्रेजेंस है दूसरे लोगों की वो इंक्रीज़ करती है अराउजल को। सोशल फैसिलिटेशन तब होती है जब दूसरों की प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज़ लाए परफॉर्मेंस में, अराउजल में इंक्रीज़ लाए, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंस है दूसरों की, अगर वो टास्क डिफ़िकल्ट है तो वो क्या करेगी, वो टू हाई लेवल ऑफ अराउजल जो है वो क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस में जो है फ़र्क पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली जो लोग लेज़ी हैं लेकिन व्हेन दूसरे लोग जब आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम टास्क नॉट टेंड टू डू एज वेल, जब दूसरे लोग काम कर रहे हैं सेम, तो वो हो सकता है कि वो उनसे ज़्यादा अच्छा काम करें। इस फिनोमिनन को आप सोशल लोफिंग कहते हो। सोशल लोफिंग जो है सोशल लोफिंग डिपेंड्स हैविली ऑन द एजम्पशन। वो किस एजम्पशन पे डिपेंड करती है कि जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टास्क की वो तब कम हो जाती है जब व्हेन वर्किंग विद अ ग्रुप और ऑफ अदर पीपल, जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टास्क को लेके थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन वन स्टडी सजेस्ट दैट ऑल्दो अमेरिकन्स में रेडिली मेक द assumption, Chinese people who come from a more independent cultural viewpoint tend to assume that individual within the group is still nearly as responsible for the group outcome as the group at large। लेकिन कहते हैं कि अमेरिकन ने इस चीज़ को, इस assumption को उन्होंने माना है, लेकिन चाइनीज़ जो हैं वो कहते हैं कि जितना ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है उतना ही इंडिविजुअल जो ग्रुप का है उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। चाइनीज़ पीपल में देयरफॉर less likely to exhibit social loafing than are people in United States। इसलिए उनके पास जो सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो उससे थोड़ा परे हैं एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम बात करेंगे डी इंडिविजुअलाइजेशन की। Finally, when people are gathered in a group, there is often a tendency for individual in the group to experience de-individuation, the lessening of their sense of personal identity and personal responsibility। ठीक है, जब आप ग्रुप में होते हो तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें से गायब हो जाती है। दिस कैन रिजल्ट इन अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जिसमें आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता जब आप ग्रुप में होते हो। और अगर इंडिविजुअल जो है एलोन एक्ट कर रहा है, ठीक है, पीपल इन अ क्राउड फील अ डिग्री ऑफ एनोनिमिटी। लोगों को लगता है कि हमारा उसमें कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग अननोन है, अनआइडेंटिफाइड है, एंड मोर लाइकली टू एक्ट इम्पल्सिवली एज अ रिजल्ट। और वो इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं। ओनली हैज़ टू थिंक अबाउट बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ राइट और इवन द एक्शन, लाइक कोई दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उसमें लोगों का जो है कैसा रिएक्शन रहेगा। अगर आप ग्रुप की बात करोगे, क्लू क्लक्स क्लैन टू सी एग्जाम्पल ऑफ डी इंडिविजुअलाइजेशन, अगर आप नेट पे इसको सर्च करोगे तो आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट रहा एक, जिसको कि ज़म्बार्डो ने किया था, ठीक है। ज़म्बार्डो ने और उसके कुछ और साथियों ने किया था। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसमें उसने एक
जो था आर्टिफिशियल इम्प्रिजन पूरा क्रिएट किया था। उसमें किसी को सुपरिटेंडेंट बनाया गया, किसी को क्रिमिनल बनाया गया, किसी को देख रेख करने वाला बनाया गया। तो उसमें जब लोग ये चीज़ें कर रहे थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनको असली ये बात पता होते हुए कि हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उसी तरीके से रेक करने लगे। उससे उनकी मेंटल हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट हुई। तो फिर एनी हाउ इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, ठीक है। और ज़म्बार्डो खुद इसके इंचार्ज थे इस एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको समझ आया है। काइंडली सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।